हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सुपोषण संगवारी का ये एक बुक है जो छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विभाग के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को मिला रहता है। तो अभी जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ आप लोगों तक, ताकि इसमें से जो भी लिखा हो जो इस बुक में है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो देखते हैं, मैंने 4 वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें मैंने कुपोषण वगैरह के बारे में बताया गया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो अब देखते हैं इस बुक में हमें और क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये एक इंडेक्स देखें कि इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, तो इसमें हम प्रस्तावना या योजना का नाम, विभाग का नाम ये है। तो प्रस्तावना राज्य के बच्चों एवं महिलाओं की कुपोषण एवं एनीमिया की स्थिति, इसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। फिर है विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण अंतर्गत संचालित योजनाएं, यानी कि कौन कौन से विभाग के साथ जो बहुत सारी योजनाएं होती हैं वो संचालित यानी कि जारी है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो योजनाएं ये गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित योजनाएं हैं, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग जैसे कि देखेंगे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, ये सब कौन से विभाग से रिलेटेड है वो यहाँ पे दिया गया है इंडेक्स में, आप लोग ये देख सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये भी वही है, ये यहाँ तक के, यानी कि कौन कौन से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा है। तो जननी सुरक्षा योजना जिसे हम JSY भी कहते हैं, फिर है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जिसे PMSMA भी कहते हैं शॉर्टकट में, फिर है जन्म सहयोगी कार्यक्रम, फिर है कैल्शियम अनुपूरण कार्यक्रम, फिर उसके बाद है श्रम विभाग के द्वारा भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना, फिर है ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना अंतर्गत गर्भवती महिला श्रमिकों मातृत्व भत्ता, फिर है ये पंचायत एवं ग्राम विभाग द्वारा है, विकास विभाग द्वारा है, फिर महिला एवं बाल विभाग के द्वारा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, फिर है महतारी जतन योजना, ये भी महिला एवं बाल विभाग के द्वारा है, विकास विभाग के द्वारा, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे शिशुवती महिला 0 से 5 वर्ष बच्चों हेतु संचालित योजनाएं यहाँ पर फिर दिया गया है। फिर ये अन्य योजनाएं हैं जो इस तरीके से पूरी 32 योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये पूरे 32 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, देखते हैं कि कितने वीडियो में कवर होगा। तो आज हम लोग इस नए बुक को स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने अपने पिछले पार्ट में बताया था कि इस बुक को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब मैं इस बुक से आप लोगों का टॉपिक कवर करूँगी, आप लोग सिलेबस को मैच करके इसे पढ़ लीजिएगा। तो इसमें एक प्रस्तावना छोटा सा उसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना है, कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पोषण अभियान का संचालन छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में किया जा रहा है। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों 0 से 6 वर्ष में व्यापक बौनापन यानी स्टंटिंग, अल्प पोषण, कम वजन एवं एनीमिया में कमी लाना तथा किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं में व्यापक एनीमिया में कमी लाना है। इस अभियान के तहत जीवन चक्र पद्धति पर विशेष ध्यान देते हुए सर्वांगीण प्रयासों के माध्यम से पोषण संबंधी
सभी सूचकांकों में सुधार लाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इस सूचकांकों में सुधार हेतु विभिन्न अंतर्विभागीय मुद्दों जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, कृषि, उद्यानिकी के माध्यम से पौष्टिक आहार की उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल, शौचालयों की उपलब्धता, आर्थिक स्तर में उन्नयन, महिलाओं का सशक्तिकरण इत्यादि मुद्दों पर समन्वित रूप से कार्य करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर संकलित हो ताकि हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार विभिन्न योजनाओं का इष्टतम लाभ प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक में विभिन्न विभागों की योजनाओं का संकलन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अंतर विभागीय समन्वय में लक्षित हितग्राहियों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं एवं परिवारों तक सेवाओं का लाभ सुनिश्चित किए जाने हेतु संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी का विवरण इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। इस पुस्तक का उपयोग स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अन्य विभागों के मैदानी स्तर पर कार्यकर्ता तथा कुपोषण के विरुद्ध लड़ने वाले सभी व्यक्ति संस्थाओं द्वारा सभी हितग्राहियों तक योजना की जानकारी एवं लाभ पहुंचाने हेतु किया जा सकता है एवं सभी के सक्रिय सहयोग से कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। तो इस पुस्तक का यूज़ ये सारे लोगों के लिए किया गया है ताकि इससे इन लोगों को जानकारी मिल सके। फिर है ये हो गया प्रस्तावना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं राज्य में, सेकंड पॉइंट है, राज्य में बच्चों एवं महिलाओं की कुपोषण एवं एनीमिया की स्थिति क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया एक चुनौती है जिसे जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS 4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, तो इसमें 15 से 49% आयु वर्ग की जो 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है बता रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS 4 2015-16 के अनुसार राज्य में बच्चे एवं बालिकाओं की कुपोषण एवं एनीमिया की तुलना स्थिति निम्नानुसार है। तो यहाँ पे तुलना स्थिति दिया है, छत्तीसगढ़ की स्थिति और देश की स्थिति दोनों में तुलना किया गया, अपने राज्य की और हमारे इंडिया की। ठीक है, देश की स्थिति तो विवरण इस प्रकार है, 5 इसमें अंतर किया गया है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में बौनापन उम्र के अनुसार ऊंचाई 37.6% और यहाँ पे आया है 38.6%, यानी कि इसमें सिर्फ 1% की अंतर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 5 वर्ष आयु वर्ग तक के कुपोषित
बच्चे उम्र के अनुसार वजन 37.7% छत्तीसगढ़ में, और देश में 35.7, यानी कि इसमें 2% ज़्यादा है। ठीक है। फिर है 6 माह से 59 माह के आयु वर्ग के बच्चे जिनमें रक्त अल्पता 40.6%, तो यहाँ पे है 58.6%, यानी कि यहाँ पे हम लोग कुछ कम है। यहाँ देश में ज़्यादा है तो हम लोग इसमें ठीक है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम। ठीक है। फिर यहाँ पे है 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं जिनमें रक्त अल्पता है, यानी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है, तो यहाँ पे 47.0%, तो हमारे देश में 53.1%, दोनों में अंतर। ठीक है। तो यहाँ पे 5वां है 15 से 49 आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं जिनमें रक्त अल्पता है, यानी हीमोग्लोबिन 11 से कम है, यानी 11 ग्राम से कम है, तो इसमें है 41.5, और अगर देश में देखा जाए तो 50.4, यानी यहाँ पे पूरा 9% कम ज़्यादा है, दोनों में अंतर है। ठीक है। इस तरीके से बैठा के ये पोषण के बारे में बताया जाता है। फिर है यहाँ पे लिखा है गर्भवती महिला हेतु संचालित योजनाएं। तो अब हम लोग देखेंगे कि गर्भवती महिला हेतु कौन कौन सी योजनाएं संचालित यानी कि चल रही है। तो फर्स्ट है इसमें जननी सुरक्षा योजना। ठीक है। इसको शॉर्टकट में JSY कहते हैं, जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पे है विभाग, इसमें कौन सा विभाग मतलब कौन से विभाग के अंतर्गत ये योजना चल रहा है, तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अगर क्वेश्चन में आएगा कि जननी सुरक्षा योजना किसके तहत चल रहा है, किस विभाग के तहत, तो हम लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना को टिक करेंगे। फिर है यहाँ पे योजना के उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु राज्य में जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2006 से किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य बच्चों के जन्म के समय मां एवं नवजात मृत्यु अनुपात को कम करना है। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो जन्म के समय जननी या फिर इसका माता या फिर नवजात जो भी मृत्यु दर होता है उसको कम करना है, उस अनुपात को कम करना है, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव, घर प्रसव होने पर प्रसूता को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अगर घर में प्रसव हो रहा है या फिर किसी संस्थागत प्रसव हो रहे हैं तो फिर इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि भी आगे दिया होगा, इसमें भी करीबन 5 या 6 हज़ार कुछ रुपए मिलता है। अभी एक साथ नहीं मिलता, मतलब कुछ महीने में गैप करके ये मिलता है। और आगे देखेंगे इसका और क्या योजना के तहत और क्या क्या लाभ होता है। फिर है योजना के लाभ। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिला को अपने प्रसव और शिशु के जन्म के लिए सरकारी अस्पताल व आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, घर में प्रसव होने पर प्रसूता को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो यहाँ पे है शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर समस्त गर्भवती महिलाओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में महिला, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है उसको 1400 रुपये दिया जाता है, और शहरी क्षेत्र की महिला जो होती है उसको 1000 रुपये दिया जाता है।
ठीक है, किसके तहत? जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत। और इस विभाग में इस योजना को कौन संचालित करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मृत्यु दर होती है, मृत्यु अनुपात होता है, उसको कम करना है। किसका? माँ एवं नवजात का जो मृत्यु अनुपात होता है उसको कम करना है। ठीक है, और ये राशि किनको मिलता है? जो घर में या किसी संस्थागत प्रसव होता है उसको मिलता है, लेकिन इसके लिए पहले आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर है, तो देख लिए कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये। फिर शासकीय अस्पताल में पेइंग वार्ड में भर्ती प्रसूता को JSY अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी। अब ये पेइंग वार्ड यानी कि शासकीय अस्पताल में पेइंग वार्ड, ये तो पता नहीं, देखते हैं आगे अगर इसके बारे में दिया गया होगा तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि JSY के अंतर्गत किसको कौन सा वर्ग प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र नहीं होता, तो फिर ये याद रखना, पेइंग वार्ड। ठीक है, फिर है जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत मान्यता प्राप्त समस्त निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर केवल BPL गर्भवती महिला के लिए। जो जननी सुरक्षा योजना मान्यता प्राप्त समस्त निजी अस्पताल, यानी कि जिसको भी ये मान्यता प्राप्त है, जिन जिन अस्पतालों को, उसमें संस्थागत प्रसव होने पर केवल BPL गर्भवती महिलाओं के लिए ये राशि दिया गया है। ठीक है, जो BPL के अंतर्गत आती है, जो अपने राशन कार्ड होता है, BPL APL ऐसे करके जो राशन कार्ड होता है, उसमें सिर्फ इसके लिए जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो भी मान्यता प्राप्त अस्पताल है, उसमें सिर्फ BPL गर्भवती महिला के लिए ये राशि दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है घर में प्रसव होने पर केवल BPL ग्रामीण एवं शहरी गर्भवती महिला के लिए BPL प्रमाण पत्र राशि 500 रुपये दिया जाएगा। अगर घर में होती है तो सिर्फ 500 रुपये, अगर हॉस्पिटल में होती है या फिर किसी भी संस्थागत अस्पताल या निजी अस्पताल में होती है तो उसको 1400 रुपये और 1100 रुपये, ग्रामीण को 1400 रुपये और शहरी को 1000 रुपये दिए जाते हैं। फिर है योजना के संपर्क सूत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन। यानी इस योजना का अगर लाभ उठाना है तो आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या मितानिन से संपर्क करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। वो तो जननी सुरक्षा योजना था, अब ये है शिशु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। ठीक है, वो JSY था और ये है JSSK, इसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये भी कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ठीक है, इस योजना अगर विभाग पूछेगा तो सेम ये रहेगा, JSY के लिए भी और JSS के लिए भी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। उद्देश्य है, योजना के उद्देश्य संस्थागत प्रसव में वृद्धि एवं गर्भवती महिला तथा 0 से 1 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से राज्य में जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में 15 अगस्त 2011 से किया जा रहा है। तो इस योजना का जो शुरुआत है वो कब से किया गया है? 15 अगस्त 2011 से। ठीक है, 15 अगस्त 2011 से। और इसमें जो इसका लाभ उठा सकते हैं वो सिर्फ गर्भवती महिला तथा प्रसव में वृद्धि एवं गर्भवती महिला तथा 0 से 1 यानी सिर्फ 1 वर्ष के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनके लिए है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, यानी कि निःशुल्क वो चेकअप वगैरह करा सकते हैं इसके तहत, जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। ठीक है, और ये इसका शुरुआत कब हुआ? 15 अगस्त 2011। फिर उसके बाद है योजना के लाभ। तो योजना के लाभ देख लेते हैं कि योजना के क्या क्या लाभ हैं। इसके अंतर्गत
राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला स्वास्थ्य अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला प्रसूता एवं प्रसव पश्चात 42 दिन तक निम्नानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो मतलब केंद्र आते हैं, जो भी निःशुल्क केंद्र आते हैं, इसमें स्वास्थ्य केंद्र, उसमें 42 दिन तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है। किसके लिए? गर्भवती महिला या प्रसूता एवं प्रसव के पश्चात, यानी कि बच्चे होने के बाद, या फिर बच्चा अगर नहीं हुआ है यानी अभी वो गर्भवती है, तो उसके लिए भी ये कितने दिन के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का उपलब्ध कराती है? 42 दिन तक के लिए। ठीक है, और इसमें कौन कौन से केंद्र आते हैं वो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें है, इसके अंतर्गत राज्य के, यानी कि योजना का लाभ उठाने के लिए इसके अंतर्गत राज्य के समस्त शासकीय शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला स्वास्थ्य अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला प्रसूता एवं प्रसव पश्चात 42 दिन तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। फिर है, गर्भवती माताओं को निम्नानुसार निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो जो गर्भवती महिलाएं होती है, माता, उनको निःशुल्क सेवा किस तरीके से उपलब्ध कराया जाता है, इसमें दिया गया है। शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, कहाँ? जो शासकीय अस्पताल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पूर्णतः निःशुल्क सेवा की जाती है। फिर है, निःशुल्क सामान्य सिजेरियन प्रसव, यानी कि सिजेरियन जो होता है ऑपरेशन के जरिए, वो भी निःशुल्क सामान्य में आता है। फिर उसके बाद सामान्य निःशुल्क दवाइयाँ एवं अन्य सामग्री, यानी ये इसके अंतर्गत हम लोग को निःशुल्क दवाइयाँ एवं अन्य सामग्री भी मिलता है। फिर है निःशुल्क लेबोरेटरी जांच एवं निदान, यानी कि खून, पेशाब एवं सोनोग्राफी, अन्य, यानी ये सब जो भी चेकअप होते हैं वो भी हमको निःशुल्क मिलता है। किसके जरिए? स्वास्थ्य अस्पताल के जरिए, शासकीय जो अस्पताल होते हैं उसके जरिए। फिर है निःशुल्क रक्त अंतरण, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए भी निःशुल्क जांच। ठीक है, यानी कि जो ब्लड अवतरण, यानी कि अगर ब्लड देना है किसी को तो उसके लिए भी निःशुल्क जांच होता है। यानी कोई गर्भवती महिला को ब्लड देना चाहता है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका निःशुल्क जांच होगा। फिर है निःशुल्क परिवहन की सुविधा। निःशुल्क परिवहन की सुविधा यानी एम्बुलेंस, तो यहाँ पे दिया है घर से अस्पताल, यानी कि घर से अस्पताल लाने के लिए तो एम्बुलेंस का यूज़ करेंगे, तो ये बताया गया है। फिर उसके बाद अस्पताल से अस्पताल रिफरल हेतु, यानी कि अगर उस अस्पताल में प्रसव अच्छे से नहीं हो पाया तो दूसरे अस्पताल में अगर उसको रिफ़र करेंगे तो उसके लिए भी हमें परिवहन मिलते हैं। और प्रसव पश्चात अस्पताल से घर तक वापसी, यानी हम लोग घर से अस्पताल आने के लिए भी हम लोग निःशुल्क सेवा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं परिवहन का। और फिर प्रसव के पश्चात अस्पताल से घर जाने के लिए भी निःशुल्क परिवहन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिर है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। फिर है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है यहाँ। सामान्य प्रसव 3 दिन, यानी कि अगर सामान्य नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो 3 दिन तक के निःशुल्क भोजन, और अगर सिजेरियन हुआ है तो 7 दिन तक के निःशुल्क भोजन दिया जाता है। क्योंकि जो प्रसव के बाद सिजेरियन के बाद अस्पताल में 7 दिन तक के रहना होता है, तो 7 दिन तक का खाना जो रहता है वो फ्री होता है। फिर उसके बाद दिया है योजना हेतु संपर्क सूत्र, तो किस तरीके से संपर्क करेंगे इसका बताया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था और मैं आगे बढ़ के जा रही थी। फिर यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है, ये तो मैं बता दी। फिर उसके बाद है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था का बता दी, सामान्य प्रसव के लिए 3 दिन और सिजेरियन प्रसव के लिए 7 दिन। फिर है योजना हेतु संपर्क सूत्र कैसे करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर मितानिन के जरिए हम लोग ये सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इन लोग को संपर्क करके। ओके, ये था JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। ठीक है, इसका भी हम लोग को शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसे डिटेलिंग में नहीं लिखेगा तो हमें इसका शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये कौन से विभाग के अंतर्गत होता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो अभी तक के हम लोग जितना भी देखे थे JSY या फिर JSS के और ये PMSMA, ये भी तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत। फिर योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता पूर्वक प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हो, इसे पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ये जो अभियान है ये प्रधानमंत्री के द्वारा है, PM के द्वारा। तो इसको क्यों मतलब आरंभ किए हैं, ताकि जो भी प्रसव से पूर्व यानी जो प्रसव से पहले है उसका जांच हो सके, यानी कि उसकी गुणवत्ता का, प्रसव पूर्व गुणवत्ता का जो रहता है उसका, तो इसमें जांच हो सके, जटिल प्रकरणों की समय से पहचान हो सके, यानी कि उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा, तो इसकी भी पहचान हो सके। ऐसे करके इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। फिर योजना के लाभ क्या क्या है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला स्वास्थ्य अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिन्हांकित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस योजना का जो लाभ है वो कहाँ संचालित किया जा रहा है, शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में, यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ, फिर है जो महाविद्यालय यानी कि जो मेडिकल कॉलेज होगा वहाँ, फिर है जिला स्वास्थ्य अस्पताल, वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल है वो, फिर है सिविल अस्पताल, फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी जो गांव-गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ, ये सारे जो योजना है उसका संचालित किया जा रहा है। फिर उसके बाद है योजना अंतर्गत प्रत्येक माह के 9 तारीख को चिकित्सा अधिकारी, प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण प्रसव जांच पूर्व जांच की जा रही है। यानी कि ये सभी जो जांच होता है उसको 9 तारीख को किया जाता है प्रत्येक माह के, यानी हर महीने के 9 तारीख को जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं या फिर प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है या निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जाती है। यानी कि उसका जितना भी समय होता है पूरा 9 महीने तक उसको संपूर्ण चेकअप किया जाता है इन सभी के द्वारा 9 तारीख को। फिर है योजना हेतु संपर्क करने के लिए, अगर इस योजना का लाभ उठाना है तो किससे संपर्क करेंगे हम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या मितानिन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर है जन्म सहयोगी कार्यक्रम। तो ये जन्म सहयोगी कार्यक्रम जो होता है
बर्थ कैंपेनियन प्रोग्राम जो होता है, जन्म सहयोगी कार्यक्रम, ये भी किस विभाग के द्वारा संचालित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। और इसके उद्देश्य देखते हैं, योजना के उद्देश्य। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? गंभीर प्रसव के प्रकरणों में कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा बेहतर डॉक्टर मरीज संबंध के लिए प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर अवधि के दौरान बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु राज्य शासन द्वारा जन्म सहयोगी कार्यक्रम बर्थ कैंपेनियन प्रोग्राम का क्रियान्वयन 26 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। तो फिर ये डेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो क्रियान्वयन है वो किस तारीख से किया गया है। तो इसका जो ये जन्म सहयोगी कार्यक्रम होता है, देखो एक तरफ हिंदी में लिखा रहता है और एक तरफ इंग्लिश। अगर आपको हिंदी का समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार इंग्लिश को भी देख के इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होता है कि एक तरफ हिंदी में लिखा रहता है, एक तरफ इंग्लिश में। तो फिर जो चीज़ हमको जटिल हिंदी में समझ नहीं आता, कुछ क्वेश्चन, उसको हम लोग इंग्लिश का देख के समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 2016 से, ठीक है। इसमें किसकी कमी के लिए? मातृत्व और शिशु मृत्यु दर जो होता है उसमें कमी लाने के लिए बेहतर डॉक्टर मरीज के लिए प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर अवधि के दौरान बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के, यानी कि डॉक्टर और मरीज के बीच में तालमेल, बार बार उससे मिलेगा तो डॉक्टर को पता होगा कि हाँ इनको क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर इन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है। ये सब चीज़ इस जो उद्देश्य है उसके द्वारा किया जाता है। फिर है योजना के लाभ। तो योजना के लाभ देखते हैं। जन्म सहयोगी कार्यक्रम सभी शासकीय अस्पताल जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रसव में गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान कक्ष में अपने एक महिला परिजन को नियमानुसार साथ रखने की अनुमति है। यानी कि इसमें किस चीज़ इसका लाभ उठा सकते हैं और इसमें क्या अनुमति है कि जो महिला परिजन होती है, कोई भी घर की कोई भी महिला या फिर जो मितानी जो अपने साथ गई रही होगी उसको अपने साथ रखने का इसमें इसके अनुसार एक रूल है, ठीक है। तो फिर इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि जन्म सहयोगी कार्यक्रम सभी शासकीय अस्पताल जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक जो भी ये केंद्र है, स्वास्थ्य है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे किस बात को लागू किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के प्रसव गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान यानी कि जब वो डिलीवरी होने के लिए जाएगी तो डिलीवरी कक्ष में अपने साथ एक महिला परिजन को अपने साथ रख सकती है। इसका अनुमति कौन देता है? जन्म सहयोगी कार्यक्रम। फिर है जन्म सहयोगी हेतु पात्रता। तो इस जो योजना है इसका लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है? तो इसके लिए है गर्भवती महिला के द्वारा संचालित परिजन महिला सहेली को अनुमति होगी और विशेषतः माँ, सास, बहन जो प्रस्तुता रही है, यानी कि जो पहले गर्भवती थी या फिर जो माँ बन चुकी है, ठीक है, उन महिलाओं को साथ में रखने की इसमें विशेष पात्रता है। और या फिर सहेली को भी अनुमति है या फिर चयनित परिजन, यानी कि वो गर्भवती महिला किसी भी परिजन को चयन कर सकती है कि ये प्रसव के दौरान मेरे साथ रहेगी, ठीक है। फिर है योजना हेतु
संपर्क, यानी कि अगर इस योजना का लाभ उठाना है तो हम लोग किससे संपर्क करेंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो देखो फ्रेंड, इतना ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताई हूँ। मैंने अभी तक ही नहीं बोला कि अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। अब ये आपके ऊपर है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करना, और अगर ऐसी ही आपको वीडियो चाहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार की वीडियो लाऊं तो आप तक पहले पहुंच सके। और ये सब बात बोलने से अच्छा है कि आगे अपना पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिसको अच्छी लगेगी वीडियो वो ज़रूर से ही सब्सक्राइब करता है और लाइक भी करते हैं। तो आगे देखते हैं कैल्शियम। अब ये 7वां पॉइंट है, कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम। वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं सोची हूँ कि एक बड़ा सा वीडियो बनना है, ताकि बार बार चेंज करने का कोई इसमें झंझट ना रहे। एक बार वीडियो प्ले करें और सारी क्लास को आप सुनते रहें, और टुकड़ों में बांटो तो फिर वीडियो को फिर बाद में इसके बाद कौन सा वीडियो था ऐसा ढूंढने का जो थोड़ा टेंशन होता है वो दूर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम। तो यह विभाग, ये जो कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम होता है सप्लीमेंटेशन, तो फिर इसमें देखते हैं कि ये कौन से विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका है योजना के उद्देश्य क्या क्या है। तो योजना का उद्देश्य है गर्भावस्था में होने वाले उच्च रक्तचाप की जटिलता के रोकथाम हेतु गर्भावस्था के 14 सप्ताह से लेकर प्रसव पश्चात 6 माह तक कैल्शियम, यानी प्रसव पश्चात यानी कि जब आप गर्भवती हो जाओगे तो 14 सप्ताह से लेकर जब आप डिलीवरी हो जाओगे उसके बाद के 6 माह तक कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम के क्रियान्वित किया जा रहा है। यानी कि आप गर्भवती हो गए, फिर जो 14 सप्ताह स्टार्ट होता है तब से लेकर आप बच्चा जब तक से 6 महीने का, यानी कि 6 महीने तक के हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो उसके दौरान भी हमारे शरीर का कैल्शियम में कमी आती है। तो तब तक से हम लोगों को 6 माह तक के कैल्शियम की गोली खाना पड़ता है। ठीक है, फिर है योजना के लाभ। कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्तचाप, समय पूर्व प्रसव तथा नवजात मृत्यु अनुपात में कमी लाने में मददगार है। यानी कि अगर हमें कैल्शियम की कमी होगी तो हमारा जो रक्तचाप होगा वो उच्च यानी कि ज़्यादा रहेगा, और प्रसव पूर्व जो समय पूर्व हम हो सकता है कि समय पूर्व भी प्रसव हो जाता है। आप लोग खुद सुने होंगे कि कोई 7 महीने में प्रसव हो जाता है या 8 महीने में, ऐसे करके, यानी 9 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले प्रसव हो जाते हैं। तो ये सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तथा नवजात शिशु, अगर कोई नवजात शिशु की मृत्यु भी हो जाती है तो ये भी एक कैल्शियम के अंतर्गत इसे गिना जाता है। यानी अगर कैल्शियम की कमी थी तो उसके कारण बच्चे को सही से पेट के अंदर पोषण नहीं मिल पाया, इसी वजह से भी मृत्यु हो जाती है। तो इसी अनुपात को कम करने के लिए हमें कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, यानी नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। ठीक, फिर है सेकंड पॉइंट है कैल्शियम अनुपूरक पहली तिमाही 14, यानी कि जो 3 महीना होता है, फर्स्ट के 3 महीना छोड़ दो, पहले चले गया 3 महीने तक, फिर पहली तिमाही 14 सप्ताह के बाद दिशा निर्देश अनुसार देने एवं उच्च रक्तचाप के खतरे को 50% तक कम किया जा सकता है, एवं समय पूर्व प्रसव के खतरे को 24% तक कम करता है, जिससे राज्य में मातृत्व मृत्यु अनुपात को कम किया जा सकता है।
अगर हमें अपने राज्य में मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जब कोई गर्भवती महिला का 3 महीने कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें उसका रक्तचाप वगैरह को चेक करके फिर उसको कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, ताकि उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी या फिर अगर कुछ कमी है तो वो दूर हो सके। फिर इस कार्यक्रम के अंतर्गत माताओं को गर्भावस्था के 14 सप्ताह से प्रसव के पश्चात 6 माह तक कैल्शियम की गोलियां खिलाई जाती है। ठीक है, यानी 3 महीने गर्भवती महिला जो है वो 3 महीने अपना कंप्लीट कर लेती है, उससे लेकर जब तक बच्चा भी हो जाता है फिर बच्चे को हम लोग को 6 महीने तक के हमें दूध पान कराना पड़ता है। तब तक से हम लोग को 3 महीने से लेकर बच्चे के 6 महीने तक के हमें कैल्शियम की गोली लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला स्वास्थ्य अस्पताल, फिर सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर संचालित किया जा रहा है। ठीक है, कब संचालित किया जा रहा है? जो पोषण दिवस मनाया जाता है ये सभी जगहों में, उसमें इस जो कार्यक्रम को है वो संचालित किया जाता है। और अगर कैल्शियम सप्लीमेंट वाला जो योजना है अगर इसका लाभ उठाना है तो आपको किससे संपर्क करना पड़ेगा? योजना हेतु संपर्क वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना पड़ेगा। ये हुआ कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम। ठीक है, कैल्शियम को दूर करने के लिए हमें इस योजना का लाभ उठाएंगे। और इस योजना को कौन संचालित करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, फिर आगे देखते हैं भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना। ठीक है, अब यहाँ से जितना भी अभी तक हम लोग 7 योजना देखें उसमें सभी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग था। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो जो ये भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना होता है उसमें कौन सा विभाग काम करता है? श्रम विभाग। ये जो योजना है ये श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं। योजना के उद्देश्य हैं भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना। ठीक है, ये जो योजना का जो संचालन करता है वो कहाँ से होता है? भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना है। और हित लाभ, इसका लाभ कौन ले सकता है? सहायता राशि 10,000 रुपये 2 किस्त में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी कि इस योजना के तहत हमें 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन ये जो 10,000 है ये 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा, 2 किस्त में दिया जाएगा, यानी 5-5 हज़ार करके। फिर है गर्भधारण के 3 माह पश्चात प्रथम राशि 5,000 रुपये एवं बच्चे के जन्म के बाद द्वितीय किस्त 5,000 रुपये प्रदान किया जाना है। ठीक है, कब से कब? जब कंप्लीट गर्भधारण के 3 महीने, यानी 3 महीने हो जाएगा तो 5,000 रुपये। फिर उसके बाद जब बच्चे का जन्म होगा तो फिर 5,000 रुपये प्रदान किया जाना है। ठीक है, किसके द्वारा? श्रम विभाग के द्वारा। किस योजना के तहत? भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना के तहत। इसके तहत हमें 10,000 रुपये मिलेगा। पहले 3 माह कंप्लीट होगा तो 5,000, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो द्वितीय किस्त 5,000। फिर है पात्रता पंजीकृत निर्माण महिला श्रम। इसमें जो पंजीकृत महिला होगी उसको ही मिलेगा, श्रमिक महिला को।
जो श्रमिक महिला होती है उसको। फिर है पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को। फिर है योजना का लाभ लेने हेतु निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन अनिवार्य है। यानी कि जो श्रमिक महिला होती है उसको 90 दिन पूर्व यानी 90 दिन पहले इसका पंजीयन अनिवार्य है बोल रहे हैं। ठीक है, 90 दिन यानी वही 3 महीने। फिर है योजना के अंतर्गत योजना के उद्देश्य। इस योजना का क्या उद्देश्य है? असंगठित कर्मकार प्रस्तुति सहायता योजना छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, असंगठित कर्मकार प्रस्तुति सहायता योजना यानी जो श्रमिक महिलाएं होती हैं जो बाहर काम वाम करती है तो ये उनसे रिलेटेड रहेगा। फिर देख लेते हैं इसमें इसके हित लाभ क्या क्या है। तो इसमें जो लाभ है वो पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को प्रसव पश्चात एक मुश्त राशि रुपए 10,000 की सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसका एक मुश्त 10,000 की राशि प्रदान किया जाएगा जो पंजीकृत असंगठित महिला कार्यक्रम को यानी कि जो पंजीकृत कराएगी उसको। और है पात्रता पंजीकृत असंगठित महिला कार्यक्रम को योजना का लाभ केवल 2 बार प्रसव हेतु देय होगा। यानी सिर्फ 2 बार इस योजना का जो लाभ उठा सकती है वो सिर्फ 2 बार। ठीक है, योजना के उद्देश्य सफाई कर्मकार प्रस्तुति सहायता योजना। जो सफाई कर्मकार प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत है इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजना है। फिर हित लाभ इसका क्या है? पंजीकृत सफाई महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम 3 तिमाही यानी तीसरे माह में 5,000 रुपये, तृतीय माह 8वें माह में 5,000 प्रस्तुति लाभ देय होगा। फिर है पात्रता पंजीकृत सफाई कर्मकार महिला को योजना का लाभ केवल 2 बार प्रसव हेतु देय होगा। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यकर्ता सफाई कर्मकारों की पत्नी अपात्र होगी। यानी कि इसमें जो सफाई करता होते हैं जो मतलब जिसके आप लोग देखे होंगे कि जो सफाई कार्यकर्ता होती सिर्फ उनको ही मिलेगा, आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो सुबह जो आप लोग रोड में देखते हैं जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं सिर्फ उन्हीं लोग को ही मिलेगा। सफाई कार्यकर्ता जो होते हैं सिर्फ उनको ही इस 10,000 राशि का लाभ मिलेगा। और जो सफाई कार्यकर्ता जो पुरुष होते हैं उनकी वाइफ को ये लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो सफाई कार्यकर्ता होती है उनको ही मिलेगा इस 10,000 राशि का लाभ। ठीक है, और सिर्फ 2 बार यानी 2 बार प्रस्तुत 2 बार गर्भवती होने पर प्रसव होने पर। और इसे क्या बोलेंगे अगर सफाई कर्मियों के लिए कौन सा योजना संचालित है अगर पूछेंगे तो फिर भगिनी प्रस्तुति सहायता योजना रहेगा। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है योजना के उद्देश्य ठेका श्रमिक घरेलू महिला कर्मकार एवं हमाल श्रमिक प्रस्तुति सहायता योजना। ठीक है, जो ठेका श्रमिक होते हैं जो घरेलू महिला कर्मकार एवं हमाल श्रमिक प्रस्तुति सहायता योजना वाले को मिलेगा। तो इसमें छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजना है। हित लाभ है पंजीकृत ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को प्रसव पश्चात एक मुश्त राशि रुपये 10,000 की सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। और पात्रता
पंजीकृत यानी इसमें पंजीकृत रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आपको ये राशि का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पात्रता है पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को योजना का लाभ केवल 2 बार प्रसव हेतु देय होगा। सिर्फ 2 बार ही होगा, तीसरे बार में उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर है सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक की पत्नी अपात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अपात्र सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में जो नियमित कार्यकर्ता होते हैं, जो सार्वजनिक होते हैं और जो पहले से ही शासकीय सेवा में काम कर रहे हैं उन, और जो घरेलू कामगार महिला होती है और हमाल की जो हमाल करते हैं उन लोगों की पत्नी अपात्र होगी बोल रहे। योजना के संपर्क के लिए श्रम निरीक्षक और है श्रम कार्यालय में ही इस योजना के लिए संपर्क करेंगे। किनसे संपर्क करेंगे? भागिनी प्रस्तुति सहायता योजना के लिए श्रम निरीक्षक और श्रम कार्यालय में। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 9 नंबर, ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता यानी मनरेगा वाले को कितना मातृत्व भत्ता मिलेगा ये देखते हैं। तो इसका संचालन कौन कर रहा है? कौन सा विभाग? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। किस योजना का? मनरेगा का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता मनरेगा देगा। और किस विभाग के तहत? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत। और योजना के उद्देश्य क्या है? प्रस्तुति अवधि के दौरान जॉब कार्डधारी महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा स्वास्थ्य शिशु जन्म के लिए सहायता उपलब्ध कराना। इसमें IMR एवं MMR में सुधार होगा। मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला को प्रस्तुति अवधि के दौरान 1 माह की मजदूरी के बराबर राशि मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है इसका उद्देश्य प्रस्तुति अवधि के दौरान जो जॉब कार्डधारी महिला होगी उसे स्वास्थ्य में सुधार तथा स्वास्थ्य शिशु जन्म के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें IMR एवं MMR में सुधार होगा। और मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला जो मनरेगा में काम करती है उसके अंतर्गत जो महिला आएगी, गर्भवती महिला, प्रस्तुति अवधि के दौरान 1 माह की मजदूरी यानी 1 महीने की मजदूरी के बराबर राशि दिया जाएगा और मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया है। अभी इसमें कौन पात्र होगा ये बताया गया है। तो इसमें है मातृत्व भत्ते के लिए पात्र। ठीक है, इसके लिए कौन पात्र होगा? तो इसके लिए पहला आवेदित महिला का नाम मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को जारी जॉब कार्ड में अंकित हो। यानी कि जो मनरेगा का जो कार्ड जारी होता है, जो लोग मनरेगा में अपना पंजीकृत कराए हैं तो उस फैमिली के अंतर्गत की वो महिला है कि नहीं, सिर्फ उनको ही इसके लिए पात्रता किया जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड है आवेदित महिला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत विभाग 12 माह में कम से कम 50 दिवस का कार्य किया हो। यानी इसमें जो महिला आवेदित करेगी वो मनरेगा के अंतर्गत विगत 12 माह यानी कि 12 माह
कम से कम यानी एक साल कम से कम 1 साल में 50 दिवस का कार्य किया हो। यानी कि जब वो पंजीयन कराएगी और वो महिला जो है वो 50 दिन काम करेगी, साल में कम से कम 50 दिन अगर वो काम की होगी तभी इस सेवा के अंतर्गत वो पात्रता होगी। ठीक है, इस सेवा का लाभ उठा पाएगी। फिर तीसरा है मातृत्व भत्ता के लिए जीवित शिशु जन्म होने बाबत अनिवार्यता नहीं होगी, अर्थात स्टिल बर्थ की स्थिति में भी यह भत्ता देय होगा। यानी इसमें बोला जा रहा है मातृत्व भत्ते के लिए जीवित शिशु जन्म होने बाबत अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि अगर वो डिलीवरी के दौरान अगर बच्चा रहे या ना रहे तो फिर भी इसके अंतर्गत वो पात्र होगी। फिर है मातृत्व भत्ता की अवधि। जो मातृत्व भत्ता की अवधि होती है वो सामान्यतः यह भत्ता गर्भधारण के तृतीय माह यानी कि तीसरे महीने में देय होगा, जिसमें कि माता एवं शिशु का सुपोषण सुनिश्चित सके। यानी इसमें ये पोषण के लिए इसे दिया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः भत्ता गर्भधारण के तृतीय महीने से देय होगा, जिसमें माता एवं शिशु को सुपोषण निश्चित होगा। यानी ये भत्ता दिया जाएगा तो फिर माता एवं शिशु के लिए वो सुपोषण का काम करेगा। ठीक है, सुनिश्चित होगा। फिर मातृत्व भत्ता हेतु आवेदन। तो इसके लिए कैसे आवेदन होगा? इस हेतु आवेदिका को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ गर्भधारण की पुष्टि हेतु निकटस्थ यानी जो पास की जो मितानिन द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। यानी कि मितानिन के पास आपको चेकअप कराना पड़ेगा, उसको प्रमाण लेना पड़ेगा कि आप गर्भवती हो कि नहीं। फिर उसके बाद इसका जो आवेदन पत्र है उसको हम लोग ग्राम पंचायत में जमा करेंगे, तब हम इसके अंतर्गत पात्र होंगे। ठीक है, इस तरीके से आवेदन करेंगे। फिर सामान्यतः आवेदन गर्भधारण के तृतीय तिमाही से पूर्व या दौरान दिया जाना हो, लेकिन यदि किसी आवेदिका द्वारा इस अवधि में आवेदन नहीं दिया गया हो, उन्हें मातृत्व भत्ता से वंचित नहीं रखा जाएगा, बशर्ते प्रस्तुति के 1 माह के अंदर आवेदन प्रस्तुत किया हो। 1 महीने के अंदर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 महीने से पूर्व यानी 3 महीने से पहले यहाँ हमें आवेदन कर देना चाहिए। ठीक है, 1 माह के भीतर। फिर मातृत्व भत्ता की स्वीकृति एवं भुगतान। जो ये मातृत्व भत्ता होता है उसकी स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया किस तरीके से होता है यह बताया गया है। तो पहला है ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन पत्र की जांच कर 5 दिवस के अंदर स्वीकृति अस्वीकृति आदेश जारी करेगा। ठीक है, जब आप पंजीयन करोगे या आवेदन दोगे तो फिर ये 5 दिन के अंतर्गत स्वीकार है कि नहीं है इसका आवेदन जारी कर देगा। फिर सेकंड है ग्राम पंचायत की स्वीकृति के आधार पर जनपद पंचायत द्वारा 3 दिवस के अंदर मातृत्व भत्ता बाबत राशि आवेदिका के मनरेगा के अंतर्गत खोले गए खाते में जमा की जाएगी। ठीक है, जब ये स्वीकार किया जाएगा तो फिर जनपद पंचायत द्वारा 3 दिन के अंदर मातृत्व भत्ता जो राशि होगा वो मनरेगा में जो अकाउंट खोला गया होगा उसमें जमा कर देंगे। फिर उसके बाद तीसरा है यह राशि मनरेगा के अंतर्गत तत्समय अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित मजदूरी दर 1 माह 30 दिवस की मजदूरी के बराबर होगी। यानी जो 1 महीने में जो मजदूरी मिलता है उसके ही बराबर होगी। यह राशि का भुगतान संबंधित परिवार को वर्ष में उनके द्वारा
उनके द्वारा किए गए कार्य तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए किए गए भुगतान की राशि के अतिरिक्त होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, यह राशि मनरेगा के अंतर्गत तत्समय अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित मजदूरी दर जो 1 माह में काम करेंगे उसी के बराबर रहेगी। यह राशि भुगतान संबंधित परिवार को वर्ष में उसके द्वारा कार्य तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए किए गए भुगतान जो उसका जो बेरोजगारी भत्ता है या जो 1 महीने में काम किया है ये उसी की ही बराबर होगा ये राशि। फिर है मातृत्व भत्ता हेतु अपील का प्रावधान। जो मातृत्व भत्ता होता है उसका अपील का क्या प्रावधान रहता है, तो इसमें मातृत्व भत्ता बाबत आवेदन पर की गई कार्यवाही से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदिका ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगी, जिसका निराकरण 1 सप्ताह में किया जाना होगा। ठीक है, अगर आवेदन करती है और अगर उसको सही तरीके से उसकी राशि नहीं मिल रही है या इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर इसका ये यहाँ कंप्लेंट कर सकती है, यानी अपील कर सकती है कि मातृत्व भत्ता बाबत आवेदन पर की गई कार्यवाही से वो असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदिका ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के समकक्ष वो ये अपील करेगी, यानी प्रस्तुत करेगी कि ये जो है उसका ये निराकरण करे, इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही। तो इस योजना से संपर्क हेतु यानी इस योजना का अगर लाभ उठाना है तो किससे संपर्क करेगी, पंचायत कार्यालय से। किससे संपर्क करेगी, पंचायत कार्यालय से। तो फ्रेंड इसमें पता नहीं मेरा आवाज़ अच्छे से आएगा कि नहीं, पानी गिर रहा है तो अच्छे से मेरा आवाज़ नहीं आ पाएगा, इसलिए जो ये आगे का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बहुत सारी योजना है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 9 योजना ही देख पाई हैं, इसमें 32 योजना है। ठीक है, 32 योजना है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें कौन कौन सी योजना है अभी बहुत सारा बचा हुआ है फ्रेंड्स, और ये तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और समझ भी इजी ही आ रहा है, बहुत ही शॉर्टकट और टू द पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। बस आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। थोड़ा मेरा अगर मैं समझा नहीं पाती होंगी तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद से 2-4 बार पढ़ के इसको समझना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे की वीडियो भी आप चाहते हो मेरे द्वारा, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर आगे की जो वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों तक उसका मैसेज जा सके, नोटिफिकेशन जा सके, जिसके बाद आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। क्योंकि पेपर बहुत ही पास है, 23 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम है, मैं भी दिलाऊंगी इसका एग्ज़ाम। तो फिर इसको आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकें। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी आगे की वीडियो को भी मैं जल्दी से ला सकूँ। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसमें मैंने और भी क्लासेस अपलोड कर चुकी हैं इस चैनल में, तो उसको भी जाके देखना। सुपोषण से भी रिलेटेड, कुपोषण से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, 4 वीडियो हैं, और उसके बाद फिर ये वीडियो है, तो 5-6 ही वीडियो है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड बाय, और अच्छे से पढ़ाई करें।